हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 2 के बारे में। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे हम नागरिकता के बारे में। नागरिकता कैसे ग्रहण की जाती है, नागरिकता के आधार यानी नागरिकता ग्रहण करने के आधार कौन कौन से हैं, किस किस आर्टिकल में क्या क्या दे रखा है, कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो वर्तमान में उनका काम नहीं है, जो उस समय के लिए बनाए गए लेकिन वर्तमान में उनका कोई महत्व नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं नागरिकता के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जहां जहां नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे और उनके साथ साथ हम नागरिकता संशोधन अधिनियमों के बारे में भी बात करेंगे और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं CAA के बारे में। CAA क्या था, CAB क्या था, और मेरे प्यारे दोस्तों उसके बाद में हम पढ़ने वाले NRI, OCI और PIO के बारे में। आज हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता संविधान के भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, यानी अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 5 से 11 तक। और भाग 2, यदि हम बात करें नागरिक कौन होता है, यानी कौन होता है नागरिक। नागरिक हम उस व्यक्ति को कहते हैं जिसको नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जिन्हें राज्य के सभी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी नागरिक कौन होता है, नागरिक उसको कहा जाता है ऐसे नागरिक, यानी ऐसे व्यक्ति जिन्हें राज्य के सभी नागरिक मतलब सिविल, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल, यानी ऐसे व्यक्ति जिन्हें राज्य के सभी सिविल पॉलिटिकल अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी सिविल का मतलब यह है उन्हें मौलिक अधिकार प्राप्त हो। मौलिक अधिकार के साथ साथ अवसर, यानी मौलिक अधिकारों में दे रखा है आर्टिकल 16 में अवसर की स्वतंत्रता, यानी वो नौकरियों में फॉर्म भर सके, उन्हें वो अधिकार प्राप्त हो। और पॉलिटिकल मतलब है वोट डालने का अधिकार उन्हें हो, चुनाव लड़ने का उन्हें हो। तो ये अधिकार जिस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं उसे नागरिक कहा जाता है। यदि हम बात करें कानूनी दर्जे के आधार पर नागरिक 4 प्रकार के होते हैं। यदि आपसे कभी पूछे कि कानूनी दर्जे के आधार पर नागरिक कितने प्रकार के होते हैं, तो कानूनी दर्जे के आधार पर नागरिक 4 प्रकार के होते हैं। यदि हम उन 4 प्रकारों की बात करें तो उन 4 प्रकारों में सबसे पहला है नागरिक कौन, देशी, यानी उस देश का ही है। दूसरे यदि नागरिक की बात करें तो विदेशी नागरिक, जिसे एलियन भी कह सकते हैं, एलियन कह दें या फॉरेनर। और तीसरा जो नागरिक है वो है राज्य विहीन नागरिक,
विहीन नागरिक, यानी इसे हम कह सकते हैं स्टेटलेस नागरिक। यदि हम चौथे नागरिक की बात करें तो ये वो है जिसे हम बोलेंगे शरणार्थी नागरिक। शरणार्थी नागरिक, यानी इसे हम बोल सकते हैं रिफ्यूजी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कानूनी दर्जे के आधार पर 4 प्रकार के नागरिक होते हैं। एक देशी नागरिक, उस देश के रहने वाले हैं। एक विदेशी नागरिक जो दूसरे देश के हैं। एक राज्य विहीन नागरिक और एक शरणार्थी नागरिक। यदि हम राज्य विहीन नागरिकों की बात करें, ये वे नागरिक होते हैं जो एक देश के द्वारा भगाए हुए होते हैं या सताए हुए होते हैं, या राज्य बिल्कुल दिवालिया घोषित हो गया है, या वो जिस देश में रहते हैं वो देश समुद्र का स्तर बढ़ने के कारण डूबने के कगार पर है। यदि ऐसे व्यक्ति उस देश को छोड़कर कहीं समुद्र में जाकर के किसी टापू पर शरण लेते हैं या घूमते फिरते हैं, ऐसे व्यक्तियों को राज्य विहीन नागरिक कहा जाता है। और शरणार्थी उन नागरिकों को कहते हैं जो किसी देश के द्वारा भगाए हुए, सताए हुए नागरिकों को कोई दूसरा देश शरण दे देता है, तो ऐसे नागरिकों को शरणार्थी नागरिक कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में रिफ्यूजी कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कानूनी दर्जे के आधार पर 4 प्रकार के नागरिक होते हैं। नागरिक कौन होता है? ऐसे व्यक्ति जिन्हें राज्य के सभी सिविल, नागरिक तथा राजनीतिक पॉलिटिकल अधिकार प्राप्त होते हैं, वे नागरिक कहलाते हैं। कानूनी दर्जे के आधार पर नागरिक कितने प्रकार का है? 4 प्रकार के। यदि हम बात करें नागरिकता का स्वरूप क्या है, नागरिकता का यानी भारतीय नागरिकता का स्वरूप, यानी आपसे पूछे कि भारतीय नागरिकता का स्वरूप क्या है, तो यदि हम भारतीय नागरिकता के स्वरूप की बात करें तो भारतीय नागरिकता का स्वरूप एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। यदि आपसे पेपर में पूछे कि भारतीय नागरिकता कैसी नागरिकता है, तो भारतीय नागरिकता एकल नागरिकता है। यहां किसी राज्य की नागरिकता नहीं है। उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, बिहार की, किसी भी राज्य की नागरिकता नहीं है। यहां केवल केंद्र की नागरिकता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। यदि हम दोहरी नागरिकता के बारे में बात करें तो दोहरी नागरिकता अमेरिका की है। दोहरी नागरिकता अमेरिका की कैसे है? वो इस तरीके से, यहां पर राज्य की अलग नागरिकता लेनी पड़ती है और संघ की अलग। राज्य की अलग नागरिकता लेनी पड़ती है और संघ की अलग लेनी पड़ती है। ऐसे अलग अलग राज्यों की, अलग अलग देश की जब नागरिकता लेनी पड़ती है तो ऐसे देश की नागरिकता को कहा जाता है दोहरी नागरिकता। और देश की किसी एक जगह की नागरिकता ले ली, देश में एक बार नागरिकता ले ली, तो उस देश की नागरिकता को कहते हैं एकल नागरिकता। तो भारत की नागरिकता एकल नागरिकता और अमेरिका की दोहरी नागरिकता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हम बात करने वाले हैं आर्टिकल की। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आर्टिकल से पहले पढ़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि आजकल ऐसे प्रश्न पेपर में बन रहे हैं। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 5 की। आर्टिकल 5 से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस किस तरीके से आते हैं वो देखना है। आर्टिकल 5 यानी आर्टिकल जो 5 है वो ये बताता है कि कौन होगा भारत का नागरिक। अगर हम बात करें आर्टिकल 5 की, तो आर्टिकल 5 से सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है
कि भारत में लागू होने वाला पहला अनुच्छेद 5 था। यानी आर्टिकल 5 से कौन सा क्वेश्चन बनता है कि भारत में लागू होने वाला पहला अनुच्छेद 5 था। पहला अनुच्छेद 5 क्यों था? क्योंकि हमारा जो संविधान है ये बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। जिस दिन ये संविधान बनकर के तैयार हुआ था उसी दिन 16 अनुच्छेद लागू हुए थे और उन 16 में अनुच्छेद में लागू होने वाला 5 था, 6 था, 7, 8, 9। ये वो आर्टिकल है जो नागरिकता से संबंधित थे। एक आर्टिकल था 60 जो राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित था। इसके बाद में एक आर्टिकल था 354 जो चुनाव आयोग से संबंधित था। इसके बाद में एक आर्टिकल था 366, एक था 367, इसके बाद में एक था 379, 380, 388 और इसके बाद में 391, 392, 393 और 394। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यानी ये वो आर्टिकल है जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। जब ये आर्टिकल लागू हुए तो सबसे पहले कौन सा आर्टिकल, अगर 1, 2, 3, 4 क्रम से देखें तो ये पूछा जाता है पेपर में, पूछा जा सकता है पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सबसे पहले लागू हुआ, और ऑप्शन में रख देगा 1, ऑप्शन में रख देगा 2, सी में 3 और डी में रख देगा 5। इस तरीके से होगा तो थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो जाएगा ये कि इनमें से पहले अनुच्छेद कौन सा लागू हुआ। तो ये जो तीनों के तीनों हैं ये लागू हुए थे 26 जनवरी 1950 को और ये 5 लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इस तरीके से भारत में लागू होने वाला सबसे पहला ही अनुच्छेद कौन सा था? 5। अब हम आर्टिकल 5 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 5 में है क्या। आर्टिकल 5 की हम बात करें तो आर्टिकल 5 में लिख रखा है कि 26 जनवरी 1950 को कौन होगा भारत का नागरिक? कौन होगा भारत का नागरिक? यानी 26 जनवरी 1950 को कौन होगा भारत का नागरिक, ये कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 5 में। तो कौन होगा आइए समझिए। यदि हम पहले पॉइंट की बात करें तो कौन होगा वो यहां लिखा है कि वही होगा जो यहां लिखा होगा। तो कौन होगा भारत का नागरिक? तो वही है, वह भारत का मूल निवासी हो। यानी जो व्यक्ति भारत का मूल निवासी है वो भारत का नागरिक है। दूसरा पॉइंट, जिसका जन्म भारत में हुआ हो। यानी जिसका जन्म भारत में हुआ है वह भारत का नागरिक होगा। नंबर 3, जिसके माता या पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो।
यानी वो व्यक्ति जिसके माता या पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक होगा। और नंबर चौथे पे जो लिखा हुआ है संविधान, संविधान संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व जो भारत में रह रहा हो। यानी ये 4 लाइन लिखी हुई है आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कौन होगा भारत का नागरिक। तो 26 जनवरी 1950 को कौन होगा भारत का नागरिक ये लिखा हुआ है। 26 जनवरी डेट क्यों ली? क्योंकि इस दिन संविधान लागू होना है। जिस दिन संविधान लागू होगा उस दिन कौन होगा भारत का नागरिक ये लिखा हुआ है आर्टिकल 5 में। तो पहला जो पॉइंट है वह भारत का मूल निवासी, यानी जो भारत का मूल निवासी है वो भारत का नागरिक होगा। जिस तरीके से आदिवासी लोग जो जंगलों में रह रहे काफी टाइम से वो भारत के नागरिक होंगे। दूसरा पॉइंट जिसका जन्म भारत में हुआ है, यानी जिसका जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक होगा। तीसरा पॉइंट जिसके माता या पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक होगा। और जो चौथा पॉइंट लिखा है ये साफ करता है इन तीनों कंडीशनों को कि संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व जो भारत में रह रहा है वो भारत का नागरिक होगा। ये आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 6 की। मैं आशा करता हूं कि आपकी ये समझ में आया होगा। अब हम बात करें आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 जो बात कहता है वो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता कैसे दी जाएगी। यदि हम बात करें आर्टिकल 6 की, आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान। यानी बात यह है कि ये जो आर्टिकल 6 है ये कहता है कि पाकिस्तान से जो भारत आएंगे उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, ये कहता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 जब ये कहता है तो इसमें यह कहा गया है कि 19 जुलाई 1948 एक डेट रखी गई। 19 जुलाई 1948 से पहले, यानी 19 जुलाई 1948 से पहले कोई व्यक्ति भारत आ गया है। कहां आ गया है? भारत आया है तो वो भारत का स्वतः नागरिक होगा। यानी डेट कौन सी है? 19 जुलाई 1948। मेरे प्यारे दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आजादी के साथ साथ भारत का विभाजन भी हुआ। जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के रूप में एक नया देश देखने को मिला। तो जो कुछ के रिश्तेदार या कोई भारत में रहना चाह रहा है, क्योंकि माउंटबेटन योजना के अनुसार ये साफ कर दिया था कि कोई व्यक्ति, कोई मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहता है वो हिंदुस्तान में रह सकता है। कोई मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहता है वो हिंदुस्तान में रह सकता है। कोई हिंदू पाकिस्तान में रहना चाहता है वो पाकिस्तान में रह सकता है। तो ये बात जब कही गई तो लोग भारत के पाकिस्तान में जा रहे थे, पाकिस्तान के भारत में आ रहे थे। तो ये जब चीजें देखी गई तो कब आएंगे और कब जाएंगे, कब तक का प्रावधान किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि ये
आपका यानी काफी लंबे टाइम तक आगे तक ये ऐसे आते जाते रहेंगे, नागरिकता लेते जाते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। ये आर्टिकल 6 में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत में आ जाएगा उसको हम नागरिक मान लेंगे भारत का। और यदि 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया तो फिर उसको 6 माह तक भारत में रहना होगा। कितने माह तक? 6 माह तक भारत में रहना होगा। उसके बाद उसको पंजीकरण से नागरिकता दी जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये समझ में आ रहा होगा बिल्कुल आपके। ये आर्टिकल 6 ये कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान कैसे किया जाएगा। तो नागरिकता उनको ऐसे दी जाएगी कि यदि वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आते हैं तो वो भारत के स्वतः नागरिक होंगे। लेकिन वो 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं और बाद जब आ रहे हैं तो उनको 6 माह तक भारत में रहना होगा, तब उनको पंजीकरण से नागरिकता दी जाएगी। लेकिन ये 19 जुलाई 1948 के बाद कब तक संविधान लागू नहीं हो जाता है, तब तक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 19 जुलाई 1948 से पहले के और बाद की आप डेट याद रखना। ये आर्टिकल 6। तो आर्टिकल 6 के बारे में यदि देखा जाए तो ये तो उसी समय के लिए बना था जिस समय की ये बात हो रही है। तो वर्तमान में तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये केवल उसी समय के लिए बना था आर्टिकल। अब हम बात करें आर्टिकल 7 के बारे में। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 ये कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान कैसे किया जाएगा। यानी भारत यानी आर्टिकल कौन सा? 7। और इसमें लिखा हुआ है भारत से पाकिस्तान जाने वाले तथा पाकिस्तान से पुनः भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले तथा पाकिस्तान से पुनः भारत आने वाले। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आर्टिकल उसके लिए बना है कि जैसे भारत का विभाजन हुआ और भारत के विभाजन होने के बाद में पाकिस्तान जब नया देश देखा गया है तो कुछ लोगों के रिश्तेदार या कुछ लोगों के चाहने वाले किसी दूसरे देश में रह गए और दूसरे देश के इस देश में रह गए। तो ये केवल भारत के व्यक्तियों की बात कह रहा है। जैसे भारत के किसी व्यक्ति का कोई संबंधी, कोई रिश्तेदार पाकिस्तान में रह जाता है, वो व्यक्ति पाकिस्तान में उसको खोजने के लिए जाता है। जब वो पाकिस्तान में खोजने के लिए जाता है और खोजने के बाद में कुछ समय तक वहां रहता है और खोजने के बाद वो वापस भारत आता है, तो ऐसे व्यक्ति को नागरिकता कैसे दी जाएगी, ये आर्टिकल 7 कहता है। इसमें यह लिखा हुआ है 1 मार्च 1947 के बाद यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया है, यानी 1 मार्च 1947 के बाद कोई भारतीय व्यक्ति पाकिस्तान गया है किसी को खोजने के लिए और वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत वापस आता है, यानी
1 मार्च 1947 के बाद तो वो पाकिस्तान जाता है भारत से किसी को खोजने के लिए या कैसे भी जाता है वो, लेकिन वो 19 जुलाई 1900 यानी 19 जुलाई 1948 से पहले ही वो भारत आ जाता है, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा। यह स्पष्ट लिखा हुआ है। यानी भारत से पाकिस्तान जाने वाले, पाकिस्तान से पुनः भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 7 में दे रखा था और डेट भी फिक्स कर दी कि 1 मार्च 1947 के बाद जो भी, यानी 1 मार्च 1947 के बाद जो भी भारत से पाकिस्तान गया है और वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया तो भारत का नागरिक कहलाएगा। ये आर्टिकल किस में लिखा हुआ था? 7 में। यानी 6 में लिखा हुआ है पाकिस्तान से भारत आने वाले और 7 में लिखा हुआ है भारत से पाकिस्तान जाने वाले, पुनः पाकिस्तान से भारत वापस आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में यह कहता है। यदि हम बात करें अगले आर्टिकल 8 के बारे में, तो आर्टिकल 8 क्या कहता है ये समझो। ये जो 7 और 6 आर्टिकल हैं, इनका वर्तमान में कोई भी महत्व नहीं है, लेकिन पेपर में पूछे जाते हैं तो इसीलिए ये महत्व रखते हैं। यदि हम बात करें आर्टिकल 8 के बारे में, आर्टिकल 8 कहता है यदि किसी व्यक्ति के दादा दादी या नाना नानी या माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा है, तो ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता दी जा सकती है। यानी विशेष करके ये उन व्यक्तियों की बात करता है जिसे हम भारतीय मूल का नागरिक कहते हैं। यानी जिन्हें भारतीय मूल का नागरिक कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। यानी कोई व्यक्ति विदेशों में रह रहा है, विदेशों की नागरिकता ग्रहण कर रखी है, यदि उसके दादा दादी या उसके माता पिता या नाना नानी में से कोई एक भारत में जन्मा है, यदि वो व्यक्ति भारतीय की नागरिकता लेना चाह रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान किस आर्टिकल में कर रखा है? 8 में कर रखा है। यदि हम बात करें आर्टिकल 9 की, यह आर्टिकल 9 ये कहता है यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है कि कोई भारतीय व्यक्ति है और उसने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो जैसे उसने अन्य देश की नागरिकता ग्रहण की है, उसकी भारतीय नागरिकता तुरंत समाप्त हो जाएगी। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 9। यदि हम बात करें आर्टिकल 10 के बारे में, तो आर्टिकल 10 कहता है संसद जब तक
चाहेगी, संसद जब तक चाहेगी तब तक नागरिकता बनी रह सकती है। यानी इसमें क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 10 में, इसमें संसद के ऊपर छोड़ रखा है। यानी नागरिकता के अधिकार, नागरिकता के अधिकार किसके हाथ में है? संसद के हाथ में। नागरिकता कब तक रह सकती है ये संसद तय करेगी। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 10 में लिखा हुआ है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 11 की कि आर्टिकल 11 में क्या है। ये जो आर्टिकल 11 है, आर्टिकल 11 में साफ साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 11 में नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। यानी आर्टिकल 11 में क्या लिखा हुआ है कि नागरिकता संबंधी संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। यानी नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। यदि नागरिकता के संदर्भ में कोई कानून बनाना है या कोई संशोधन करना है नागरिकता के संबंध में, तो ये संसद करती है। किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 11 में। और इस संसद यानी इस संसद ने आर्टिकल 11 का प्रयोग करते हुए पहले एक नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाया, जिस नागरिकता संशोधन अधिनियम को कहा जाता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। यानी आर्टिकल 11 के अनुसार संसद ने एक कानून बनाया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। अब इसके बाद में जो भी संशोधन हुआ है वो सारे के सारे संशोधन इस संशोधन में हुए हैं। यानी किसी आर्टिकल में संशोधन नहीं हुआ, जितने भी संशोधन हुए हैं वो सब के सब इस 1955 के अधिनियम में हुए हैं। इस 1955 के अधिनियम के बारे में यदि हम बात करें, ये 55 का जो अधिनियम है दो प्रकार की बात कहता है। एक तो कहता है कि नागरिकता ग्रहण कितने प्रकार से की जा सकती है, और दूसरा पॉइंट कहता है नागरिकता कितने प्रकार से त्यागी जा सकती है। 1955 का जो अधिनियम है ये नागरिकता ग्रहण कितने प्रकार से की जा सकती है कहता है, और नागरिकता कितने प्रकार से त्यागी जा सकती है ये कहता है। तो यदि हम नागरिकता ग्रहण की बात बोले कि नागरिकता ग्रहण कितने प्रकार से की जा सकती है, तो जो पहला पॉइंट है वो है जन्म से। यानी एक तो नागरिकता जन्म से ग्रहण की जाती है, दूसरा पॉइंट कहता है नागरिकता वंश से ग्रहण की जा सकती है, और तीसरा पॉइंट जो कहता है वो है नागरिकता देशीकरण से ग्रहण की जा सकती है। देशीकरण से पहले हम पंजीकरण लिख लें। पंजीकरण से की जा सकती है। नंबर 4 देशीकरण से, और नंबर 5 जो लिखा हुआ है वो है भूभाग अर्जन से। यानी भूभाग अर्जन का मतलब यह है कि भारत किसी क्षेत्र पर अधिकार कर ले,
या भूटान के क्षेत्र पर अधिकार कर ले, या नेपाल के पे, या पाकिस्तान के पे, या श्रीलंका पे, या म्यांमार के पे। इनमें से किसी देश के क्षेत्र पर अधिकार कर ले भारत। जैसे अधिकार करेगा उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिक स्वतः भारत के नागरिक होंगे, तो भूभाग अर्जन के आधार पर नागरिकता ग्रहण भी की जा सकती है। यदि हम नागरिकता त्याग करने की बोले तो नागरिकता त्याग करने के यहाँ पर ग्रहण करने के कितने प्रकार हैं? 5। और यहाँ नागरिकता त्यागने के कितने प्रकार हैं? 3। तो नागरिकता त्यागने का मतलब यह है, एक तो बर्खास्त, यानी एक तो नागरिकता से बर्खास्त किया जा सकता है, किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनी जा सकती है। यानी छीनने का मतलब यह, बर्खास्त का मतलब यह है कि ऐसा भारतीय नागरिक जो शत्रु देश के साथ भारतीय बातें करता है, यानी इस तरीके से देखूं कि युद्ध के समय भारत की कुछ जानकारी शत्रु देश को दी जाती है किसी भारतीय नागरिक के द्वारा, तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता बर्खास्त यानी खत्म की जा सकती है। दूसरा पॉइंट है नागरिकता वो खुद त्याग दे, यानी खुद त्यागे या फिर त्याग पत्र दे दे कि मैं भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता। एक नागरिकता का यह प्रावधान है, यानी स्वेच्छा से त्यागना। यानी यदि वो स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ रहा है तो एक नागरिकता खत्म करने का यह आधार है। और तीसरा है वही आर्टिकल जो 9 में लिखा हुआ है, वह किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, यानी किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। यानी ये 3 प्रकार है, यानी एक तो शत्रु देश से वो भारत की कुछ जानकारी साझा करे, ऐसे में उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। दूसरा, वो खुद स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ दे। तीसरा पॉइंट ये है कि वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करने वाले इन 5 नागरिकताओं के बारे में, कैसे कैसे नागरिकता ग्रहण की जाती है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जाती है उसके अलग अलग क्या मायने हैं। यदि हम बात करें सबसे पहले जन्म से, यानी नागरिकता जन्म से कैसे दी जा सकती है, तो इसमें कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 को या 1 जुलाई 1987, यानी 26 जनवरी 1950 को या 1 जुलाई 1987 से पहले, 87 से पहले कोई भी बच्चा भारत में जन्मा है वो भारत का स्वतः नागरिक होगा। क्या लिखा गया जन्म से में, यानी जन्म से नागरिकता उसी व्यक्ति को दी जा सकती है जो 26 जनवरी को या 1 जुलाई 1987 से पहले जो भी बच्चा भारत में जन्मा, यानी कहने का मतलब है 1950 से लेकर 1987 के बीच में कोई भी बच्चा भारत में जन्मा है वह भारत का स्वतः नागरिक होगा। इसमें अगले पॉइंट पे यह लिखा हुआ है कि 1 जुलाई 1987 को या नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003
से पहले यदि कोई बच्चा भारत में जन्मा है, लेकिन बच्चा जो जन्मा है उसके माता पिता में से किसी एक का भारत का होना आवश्यक है। यह क्या लिखा हुआ है, यह 26 जनवरी यानी 1950 से 1987 के बीच में कोई भी बच्चा भारत में जन्मा है वो भारत का नागरिक है, लेकिन वो 87 को या 87 के बाद में या 2003 से पहले जो बच्चा भारत में जन्मा है उसके माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है, तभी वो भारत का नागरिक कहलाएगा। वो लिखा हुआ है यहां पर। और यहां पर जो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है इसमें यह लिखा हुआ है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 को या इसके बाद कोई भी बच्चा भारत में जन्मा है तो उनमें से उसके दोनों माता पिता भारतीय होना आवश्यक है या एक होना आवश्यक है। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि दोनों में से कोई एक अवैध प्रवासी न हो, यानी दोनों भारतीय नागरिक हों, दोनों में से कोई अवैध प्रवासी न हो, वही भारत का नागरिक कहलाएगा। ये 2003 के बाद की बात है। यानी 2003 के बाद की बात क्या है कि जो बच्चा भारत में जन्मा है उसके माता पिता भारत के नागरिक हों, उसके माता पिता। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि दोनों में से कोई अवैध प्रवासी न हो। एक अवैध प्रवासी का मतलब ये है कि जैसे कोई भारत में विदेशी नागरिक आया घूमने के लिए, 1 वर्ष के लिए आया और 1 वर्ष का वीजा उसके पास और 1 वर्ष तक रहा, उसने भारतीय किसी महिला से शादी कर ली। शादी करने के बाद में यदि कोई बच्चा पैदा हो जाता है और वो बिना बताए भारत में ही रह रहा है 1 साल से ज्यादा, तो वो अवैध प्रवासी माना जाएगा। जब वो वीजा खत्म हो जाएगा 1 साल का, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो अवैध प्रवासी हो। ये कहां पर लिखा हुआ है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के बाद। जन्म से तीनों पॉइंटों को समझ लो। तीनों पॉइंटों का मतलब है 50 से 87 के बीच में कोई भी बच्चा भारत में जन्मा है वो भारत का नागरिक होगा। 87 से 2003 के बाद बीच की बात यह कि जब बच्चा भारत में जन्म रहा है तो उसके माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना चाहिए। और यहाँ 3 के बाद यह कह दिया है कि बच्चा जो जन्मा है उसके माता पिता दोनों भारतीय हों, और यह भी कहा गया है कि दोनों में से कोई एक अवैध प्रवासी न हो, तो बच्चा भारत का नागरिक कहलाएगा। यह है जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता का प्रावधान। अब हम बात करते हैं वंश के आधार पर। वंश के आधार पर नागरिकता का प्रावधान क्या है ये देखो। वंश के आधार का मतलब यह है, वंश के आधार पर यानी वंश से कैसे नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। तो वंश से में यह कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 को या 1992 का जो अधिनियम आया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1950 को या उसके बाद, यानी 1992 से पहले विदेश में जन्मे बच्चे का पिता भारत का नागरिक हो तो ही उसको नागरिकता दी जाएगी। यानी इसमें क्या लिखा हुआ है, वंश से हम उसी बच्चे को नागरिकता दे सकते हैं
जो 26 जनवरी 1950 के बाद या 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 1992 से पहले यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है और उसका पिता भारतीय है, नागरिक है, तो ही उसको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों 1992 के अधिनियम के बाद में, यानी 1992 के बाद में यह कह दिया गया कि पिता नहीं, पिता या माता में से कोई एक भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को नागरिकता देना आसान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 1950 से 1992 तक तो ये चला है कि पिता भारत का नागरिक होगा और विदेशों में जो बच्चा जन्म ले रहा है और पिता भारत का नागरिक है तो ही उसको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन यहाँ ये बात आ गई 1992 में या 1992 के बाद ये कह दिया कि पिता नहीं, माता भी होगी भारत की नागरिक तो भी चलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यही जो देखा जाता है कि आपने नाम सुना होगा प्रियंका चोपड़ा का, और आपने नाम सुना होगा निक जोनास, निक जोनास। ये जो निक जोनास है इनकी ही पुत्री है मालती चोपड़ा। ये जो मालती चोपड़ा है इन दोनों की पुत्री है। अब ये भारतीय नागरिकता दिलवाना चाहे तो दिलवा सकते हैं, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा कहाँ की नागरिक है, भारत की नागरिक है, और निक जोनास कहाँ के हैं, अमेरिका के। तो माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो गया, तो वंश कहाँ का है प्रियंका चोपड़ा का, भारत का। और प्रियंका चोपड़ा ने शादी कहाँ की है, अमेरिका में। तो इसका मतलब है प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास से कोई भी संतान होगी तो वो भारतीय एम्बेसी में जाकर, भारतीय दूतावास में जाकर, अमेरिका में भारतीय दूतावास में जाकर वो एक वर्ष के अंदर ये जाकर के बता दे कि हम अपने बच्चे को भारतीय नागरिकता दिलवाना चाहते हैं, तो उसको नागरिकता दी जा सकती है। यदि एक वर्ष के भीतर नहीं बताया, बच्चा का जन्म हुआ, 1 साल का बच्चा नहीं हुआ और 1 साल के बच्चा चलो हो भी गया और तब तक हमने जानकारी नहीं दी भारतीय दूतावास को, उसके बाद में यह जानकारी दी तो बच्चे को भी नागरिकता पंजीकरण के आधार से दी जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वंश के आधार पर नागरिकता हो गई। अब हम बात करने वाले देशीकरण के आधार पर। देशीकरण से पहले पंजीकरण, यानी पंजीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे दी जाती है। यदि हम बात करें पंजीकरण से नागरिकता कैसे दी जाती है, तो पंजीकरण से नागरिकता देने का प्रावधान यह है कि कोई विदेशी, यानी कोई विदेशी भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है और भारत की नागरिकता ग्रहण करने के लिए उसे लगातार भारत में 7 वर्षों तक रहना होगा, तब उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता कितने वर्ष तक भारत में रहने से मिल सकती है, तो लगातार 7 वर्ष रहना होगा, तब जाकर को उसको नागरिकता दी जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति 2000 में आया भारत में, उसको 2006 तक रहना पड़ेगा और 6 में वो जाकर के अप्लाई करेगा, तब जाकर के उसको 2007 में नागरिकता मिलेगी। तो ये वाला 7 में अगर वो 2000 में भारत आया है और यदि उसने 2007 में अप्लाई किया तो 1 वर्ष बाद उसको 2008 में नागरिकता दी जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये तो है पंजीकरण के आधार पर। यदि हम बात करें देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर नागरिकता का प्रावधान ये है कि कोई विदेशी व्यक्ति है और वो साहित्य में माहिर है, वो कला में माहिर है, विज्ञान के क्षेत्र में ज्यादा बड़ा एक्सपर्ट है। यदि हम ऐसे व्यक्तियों को भारत का नागरिक बनाना चाहें तो नागरिकता बनाने के लिए हमें देशीकरण के आधार से नागरिकता ग्रहण करवानी होगी। वो उस देश का है, हमें इस देश की नागरिकता
ग्रहण करवानी होगी। तो इस देश की नागरिकता ग्रहण करवानी होगी तो उसके लिए भारत में कितने वर्ष रहना होगा? 12 वर्ष तक। यदि पंजीकरण के आधार पर नागरिकता ग्रहण करनी है तो 7 वर्ष, देशीकरण के आधार पर ग्रहण करनी है तो 12 वर्ष। अब यहाँ देशीकरण के आधार पर यदि किसी को नागरिकता देनी है तो भारत सरकार उस व्यक्ति को देखेगी पहले, क्या कला में माहिर है, क्या विज्ञान में, तो अपनी तरीके से उसको छूट दे सकती है कि आप आइए। हो सकता है 1 साल बाद ही उसको नागरिकता दे दे, 6 महीने बाद, लेकिन देशीकरण के आधार पर नागरिकता कितने वर्ष बाद दी जाती है? 12, और पंजीकरण के आधार पर 7 वर्ष। अब हम बात करेंगे भूभाग अर्जन के आधार पर। भूभाग अर्जन के आधार पर मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम भूभाग अर्जन की बात करें, भूभाग अर्जन का मतलब है भारत किसी क्षेत्र पर कब्जा कर ले। जैसे कब्जे का मतलब क्या है, मैं तुम्हें बता दूं, 1975 में भारत ने सिक्किम को भारत का राज्य बनाया, लेकिन सिक्किम उस समय भारत का राज्य नहीं था। सिक्किम नेपाल और भूटान के बीच में एक चोंग्याल वंश का शासन वहां चल रहा था। चोंग्याल वंश के शासक ने 1975 में जाकर के अपना भारत में विलय किया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो जो चोंग्याल वंश ने सिक्किम को भारत में मिलाया, जैसे भारत का क्षेत्र यानी जैसे सिक्किम का क्षेत्र भारत में मिला, वहां के नागरिक भी भारत के हो गए। तो अगर कोई क्षेत्र भारत में मिलता है तो उसके जो नागरिक होंगे वो भूभाग अर्जन के आधार पर भारत के स्वतः ही नागरिक कहलाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये नागरिकता ग्रहण करने के 5 प्रकार हो गए। कल हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के बारे में। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं NRI, PIO, OCI कार्ड के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।